आज हम अपवर्तक और अपवर्त के बारे में अध्ययन करेंगे और इससे संबंधित सवालों को हल करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं अपवर्तक है क्या। तो किसी प्राकृतिक संख्या को पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्याएं उसकी अपवर्तक कहलाती हैं। ये तो परिभाषा हो गई कि किसी प्राकृतिक संख्या को पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्याएं उसकी अपवर्तक कहलाती हैं। आइए जानते हैं कैसे होती है। जैसे हमारे पास ये 6 फूल हैं, 1 2 3 4 5 6, और इन 6 फूलों को पंक्तियों में व्यवस्थित करना है। हमें इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि प्रत्येक पंक्ति में फूलों की संख्या समान हो। तो क्या करते हैं, अब ये 6 फूल 1 2 3 4 5 6 एक पंक्ति में आ गए, है ना। तो हम बोल सकते हैं यहां पर पंक्तियों की संख्या 1 है और उसमें फूलों की संख्या कितनी है, 6। तो इसको हम लिखेंगे फूलों की संख्या 6 है और पंक्तियों की संख्या 1 है, तो हो जाएगा 6 गुणा 1 बराबर 6। अब यहां पर पंक्तियों की संख्या 2 है और प्रत्येक पंक्ति में कितने फूल हैं, 1 2 3 1 2 3। तो प्रत्येक पंक्ति में फूलों की संख्या हमारी 3 है और पंक्तियों की संख्या 2 है, तो 3 गुणा 2 बराबर 6। अब यहां पर पंक्तियों की संख्या 3 हो गई, 1 2 3, और प्रत्येक पंक्ति में 2 फूल हैं, 1 2, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। तो यहां पर पंक्तियों की संख्या 3 है और प्रत्येक पंक्ति में कितने फूल हैं, 2 है, तो 2 गुणा 3 बराबर ये भी 6 हो गया हमारा। अब हम देखते हैं यहां पर पंक्तियों की संख्या 6 है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 पंक्ति हुई और प्रत्येक पंक्ति में कितने फूल लगे हुए हैं, एक एक फूल लगा हुआ है। तो इसको लिख सकते हैं हम कि यहाँ पर पंक्तियों की संख्या हमारी 6 है और प्रत्येक पंक्ति में फूल 1 है, तो 1 गुणा 6 बराबर हो जाएगा 6। तो हम देखते हैं जो संख्या 6 है जो प्राप्त हो रही है उसको दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में इस प्रकार लिखा जा सकता है, 6 कम 6, 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 1 गुणा 6। तो हमारी जो संख्या 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, ये हमारे संख्या 6 के विभाजक है। तो जो विभाजक है इसी को हम बोलते हैं अपवर्तक, यानी कि संख्या 6 के जो अपवर्तक होंगे वो 1 2 3 और 6। मान लो संख्या 12 लेते हैं, तो इस संख्या 12 को दो संख्या गुणा में लिखते हैं। जैसे हम लिख देंगे 1 गुणा 12 तो भी 12 होता है, 2 गुणा 6 ये भी हमारा 12 होता है, 3 गुणा 4 ये भी हमारा 12 होता है। फिर हमारा 4 गुणा 3 हो जाए, फिर हम 4 गुणा 3 लिख सकते हैं, ये भी 12 होता है हमारा। फिर हम 6 गुणा 2 लिख सकते हैं, ये भी हमारा 12 होता है। और फिर हम 12 गुणा 1 लिख सकते हैं, ये भी हमारा कितना होता है, 12 होता है। तो यहां पर जो संख्या 12 के विभाजक हैं वो हमारा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 है। तो 1 2 3 4 6 और 12 को हम संख्या 12 के अपवर्तक कहते हैं। तो अपवर्तक की परिभाषा क्या हो जाएगी, कोई संख्या जिन संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाती है वे संख्याएं उस संख्या की अपवर्तक कहलाती है। जैसे हमारी संख्या 12 है वो 1 से पूरी विभाजित होगी, 2 से भी हो जाएगी, 3 से भी हो जाएगी, 4 से भी पूरी विभाजित होगी, 6 से भी विभाजित होगी और 12 से भी विभाजित होगी। तो इन संख्याओं से ये संख्या 12 पूरी तरह विभाजित होती है, इसलिए ये संख्याएं इसकी अपवर्तक हैं। हम देखते हैं एक प्रत्येक संख्या का अपवर्तक है, कोई भी संख्या लेंगे हम उसमें एक जरूर शामिल होगा, क्योंकि किसी भी संख्या में एक का गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एक प्रत्येक संख्या का अपवर्तक है। दूसरा, प्रत्येक संख्या स्वयं का अपवर्तक होती है। जैसे हमने 6 का अपवर्तक निकाला था तो 6 भी शामिल था, 12 के अपवर्तक में 12 भी शामिल था। तो प्रत्येक संख्या स्वयं का अपवर्तक होती है। जैसे 12 में 12 का भाग देंगे पूरा जाएगा, एक बार आएगा। तो प्रत्येक संख्या स्वयं का अपवर्तक होती है। फिर किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक
उस संख्या का पूर्ण विभाजक है। जैसे हमने अभी निकाले थे 6 और 12 के, तो हमने भाग दे रहे थे उनसे, तो भाग पूरा पूरा जा रहा था। जैसे 6 का अपवर्तक 2 है मान लो, तो 2 का भाग 6 में दिया, 2 तिया 6। तो किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक उस संख्या का एक पूर्ण विभाजक है। फिर किसी दी हुई संख्या के अपवर्तकों की संख्या परिमित, सीमित या निश्चित होती है। जैसे हमसे बोला जाए कि 6 के कितने अपवर्तक हैं, तो 6 के हमारे 4 अपवर्तक हैं, 1 2 3 6। तो न इससे ज्यादा हो सकते हैं ना इससे कम हो सकते हैं। तो इसकी संख्या क्या है? निश्चित है, परिमित है, सीमित है। जैसे 12 के अपवर्तक 1 2 3 4 6 12, इनकी कुल संख्या कितनी है? 6। तो ये संख्या निश्चित है, सीमित है। तो यही बोल रहा हमसे कि किसी दी हुई संख्या के अपवर्तकों की संख्या परिमित या सीमित होती है। फिर है किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक उस संख्या से छोटा या उसके बराबर होता है। जैसे हमने निकाला 12 के अपवर्तक निकाले, तो ये सब 12 से छोटे आए, या तो 12 और 12 से छोटे, या तो 12 के बराबर होंगे या इससे छोटे होंगे। तो किसी भी संख्या का अपवर्तक लेने, जैसे 6, तो 6 के अपवर्तक 6 से छोटे हैं या 6 के बराबर है, तो क्या हो जाएगा हमारा? किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक उस संख्या से छोटा या उसके बराबर होता है। फिर अपवर्त या गुणज, मल्टीपल, तो किसी संख्या में प्राकृतिक संख्याओं 1 2 3 4 5 6 आदि से गुणा करने पर उस संख्या के विभिन्न गुणज अथवा अपवर्त प्राप्त होते हैं। जैसे हमसे बोला जाए 2 के विभिन्न अपवर्त लिखिए या 2 के मल्टीपल लिखिए, तो क्या करेंगे? 2 में 1 का गुणा किया, 2 1 कम 2, 2 में 2 का 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18, 2 दहम 20, फिर 11 गुणाएंगे तो 22 हो जाएगा, फिर 12 गुणाएंगे तो 24 हो जाएगा, चलते रहेंगे। तो प्राकृतिक संख्याओं का गुणा करने पर हमें क्या होते? गुणज अथवा अपवर्त मिलते हैं। जैसे हमसे बोला 5 के अपवर्त लिखिए, तो 5 के अपवर्त 5 एकम 5, फिर 2 का गुणा करें 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20 एंड सो ऑन। तो किसी संख्या में प्राकृतिक संख्याओं से गुणा करने पर उस संख्या के विभिन्न गुणज अथवा अपवर्त प्राप्त होते हैं। अब अपवर्त के संबंध में कुछ रोचक तथ्य जानते हैं। जैसे कोई संख्या अपने प्रत्येक अपवर्तक का अपवर्त होती है, बिल्कुल सही है हमारा। कोई भी संख्या जो होगी अपने प्रत्येक अपवर्तक का अपवर्त होती है। फिर एक किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्त उस संख्या से बड़ा या उसके बराबर होता है, ये भी बिल्कुल सही है ना। अभी हमने निकाला है, जैसे 2 के अपवर्त निकाले तो पहला 2 निकला, 2 के बराबर है, या जो अगले निकलेंगे उससे बढ़ेंगे, 4 होगा 6 होगा, है ना। किसी संख्या के अपवर्तों की संख्या अपरिमित या असीमित होती है। हम चाहे इतने गुणा कर दिए, अभी हमने 20 22 24 26 28 30 32 34 36 40 अनंत तक चले जाएंगे। तो अपवर्तों की संख्या जो होती है वो क्या होती है? अपरिमित या असीमित होती है। फिर प्रत्येक संख्या स्वयं का एक अपवर्त है, हाँ बिल्कुल। 2 का अपवर्त 2, 3 का अपवर्त 3, तो 3 एकम 3। किसी संख्या में प्राकृतिक संख्याओं से गुणा करने पर उस संख्या के विभिन्न अपवर्त प्राप्त होते हैं। अभ्यास 10, पहला है स्तंभ 1 की संख्याओं का स्तंभ 2 के अपवर्तों को से मिलान कीजिए। स्तंभ 1 स्तंभ 2, तो पहला 15, तो 15 के अपवर्तक कौन कौन से हो जाएंगे हमारा? 1 गुणा 15, फिर 3 गुणा 5 15 होगा, फिर 5 गुणा 3 15 होगा, 15 एकम 15 होगा। यानी इसके जो अपवर्तक निकलेंगे वो निकलेंगे 1 3 5 और 15 स्वयं होगा। तो किसी भी संख्या का अपवर्तक उस स्वयं संख्या से बड़ा नहीं हो सकता, यानी इसके अपवर्तक का अधिकतम मान कितना होगा? 15, और न्यूनतम मान 1 होगा। तो यहां पर हमारा जो हो जाएगा ये का ऑप्शन मिलान कर देंगे, 1 3 5 और 15। फिर 24, तो यहाँ पर 32 आ गया, ये नहीं हो सकता, इससे बड़ा हो गया। 36 हो गया, ये भी नहीं हो सकता है, ये कहीं छोटा है। तो 24 के अपवर्तक जो हो जाएंगे वो हमारे हो जाएंगे, 1 का भी भाग जाएगा 2
का विभाग 3, 4, 6 चौके 24, 12 दूनी 24, 24 एकम 24। क्योंकि किसी भी संख्या का जो महत्तम सबसे बड़ा अपवर्तक होता है वो स्वयं होता है। 24 का अपवर्तक 24 होगा सबसे बड़ा अपवर्तक, तो यहां पर ये हो जाएगा। फिर 21, तो 21 का हमारा ये हो जाएगा 1, 3, 7 और 21। 32 के ये हो जाएगा हमारा, और 36 का हमारा ये हो। फिर बोल रहा है निम्नांकित संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखिए। तो 3 के प्रथम 5 गुणज लिखने हैं। तो किसी भी संख्या में प्राकृतिक संख्या से गुणा करने पर उसके अपवर्त या गुणज मिलते हैं हमको। तो प्रथम प्राकृतिक संख्या या सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारी कौन सी है? 1 है। तो पहले हम 1 का गुणा करेंगे, तो 3 का प्रथम जो गुणज होगा वो 3 एकम 3 निकलेगा। फिर 3 में 2 का गुणा करें, 3 दूनी 6, फिर 3 त्रिका 9, फिर 3 चौके 12 और फिर 3 पाँचे 15। फिर हमसे बोला 4 का निकालना है, तो संख्या 4 के प्रथम 5 गुणज, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20। इस तरह संख्या 5 के निकालेंगे तो 5, 10, 15, 20 और 25 निकल आएंगे। अगला सवाल है तीसरा, स्तंभ 1 की संख्याओं का स्तंभ 2 के साथ मिलान कीजिए। स्तंभ 1 15, 20, 16, 25, 35 और स्तंभ 2 में ये लिखा हुआ है, कुछ में गुणज लिखा है, कुछ में अपवर्तक लिखा है। तो 15, 7 का गुणज 7 दूनी 14 नहीं हो पाएगा। 8 का गुणज भी 15 नहीं है। 50 का अपवर्तक 15 का 15, 15 दूनी 30, 15 30 45, 15 चौको 60, उसमें 50 नहीं आता है। 15 दूनी 30, यानी जो 30 का अपवर्तक है वो 15 है, तो हमारा पहले का जो हो जाएगा वो घाव हो जाएगा। फिर है 20, तो 20 7 का गुणज नहीं है, 8 का गुणज भी नहीं है, 50 का अपवर्तक भी नहीं है, 20 का अपवर्तक, तो 20 का अपवर्तक हो जाएगा। किसी संख्या का अपवर्तक वही संख्या होती है सबसे बड़ा अपवर्तक, तो 20 का अपवर्तक 20 हो जाएगा। फिर 16, तो 16 7 का गुणज 7 दूनी 14, 7 21 नहीं होता है। 8 का गुणज 8 एकम 8 दूनी 16, हाँ, तो 8 में जब 2 का गुणा करते हैं तो हमें गुणज मिल जाता है, तो जो 16 है वो 8 का गुणज है। फिर 25, 25 दूनी 50, यानी 50 का अपवर्तक हो जाएगा हमारा। और 35 7 का गुणज है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंजा 35, तो 7 का गुणज हो जाएगा 35 हमारा। अगला है चौथा हमारा, 7 के सभी अपवर्त ज्ञात कीजिए जो 100 से कम हो। तो 100 से कम सभी अपवर्त हमें लिखने हैं 7 के, तो ये हो जाएगा 7, 7 दूनी 14, 7 एक 21, 7 चौक 28, 7 पंजा 35, 7 छंग 42, 7 सते 49, 7 अठे 56, 7 नाम 63 और 7 धाम 70। फिर हो जाएगा 77, इसमें 7 जोड़ेंगे तो 84, 84 7 91, 91 7 98, और अगला जोड़ेंगे तो वो हमारा 100 से ज्यादा हो जाएगा। क्वेश्चन है 5वां, 496 के सभी अपवर्तकों को लिखिए और दिखाइए कि यह एक संपूर्ण संख्या है। तो ये संपूर्ण संख्या हमारी तभी होगी जब 496 के हम सभी अपवर्तक निकालेंगे, उसको जोड़ेंगे। अब जो जोड़ आएगा वो इसका ठीक दुगना होगा, यानी 496 में 2 का गुणा करें तो अपवर्तकों का योग मिल जाए, तो हमारी संख्या जो कहलाएगी वो संपूर्ण संख्या कहलाएगी। आइए देखते हैं, इसको हल करते हैं। तो हम 496 के गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2 और 31 एकम 31। तो हमारे 496 के अपवर्तक हो जाएंगे, एक सभी का अपवर्तक होता है 2, फिर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8, फिर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, फिर ये 31, फिर 31 62, एक ही शामिल हो गया, फिर 62, फिर हो जाएगा 124, 248 और 496।
अब इन सभी अपवर्तकों को जोड़ते हैं और देखते हैं योगफल कितना आता है। 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 31 + 62 + 124 + 248 + 496। तो टोटल करते हैं। तो 6 8 6 14 14 4 18 18 2 20 20 21 21 6 27 27 3 30 5 35 4 39 40 41 42 की 2 हाथ से लगी 4 4 9 4 13 13 4 17 17 2 19 19 6 25 25 3 28 28 1 29 29 की 9 हाथ से लगी 2 2 4 6 6 2 8 और 1 9। तो जो हमारा योगफल आया वो 992 आया। यदि ये 496 का दुगना होगा जो हमारी संख्या है, तो ये जो संख्या होगी हमारी संपूर्ण संख्या हो जाएगी। तो हम 496 में 2 का गुणा करके देखते हैं और देखते हैं इतना आ रहा कि नहीं आ रहा। 2 छक्का 8 2 हाथ लगी 1 2 9 मटा 1 9 हाथ लगी 1 2 चौके 8 1 9। तो अपवर्तकों का जो योगफल निकला वो संख्या का ठीक दुगना है। जो हमें संख्या दी गई 496, अतः 496 जो हमारी होगी वो एक संपूर्ण संख्या कहलाएगी। अगला क्वेश्चन 6वां, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, प्रत्येक संख्या की होता है। तो प्रत्येक संख्या स्वयं का की अपवर्तक होता है। फिर दूसरा, प्रत्येक संख्या का पूर्ण विभाजक उसका अपवर्तक होता है। अभी हम जान चुके हैं किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक उस संख्या से छोटा होता है या फिर उसके बराबर होता है। प्रत्येक संख्या अपने अपवर्तक का एक अपवर्त होती है। ये सारे अभी हम इसके पहले जब वीडियो स्टार्ट किया था चर्चा की थी। 78 के अपवर्तक लिखिए तो एक सभी संख्या का अपवर्तक होता है। फिर 78 में 2 का भाग चला जाएगा, फिर 3 का भी चला जाएगा, 3 का, फिर 6 का हो जाएगा, 13 6 13 हो जाएगा, 13 दूनी 26 हो जाएगा, 13 3 39 हो जाएगा और 78 हो जाएगा। तो ये हमारे अपवर्तक निकल आएंगे। हम गुणनखंड करके देख लेते हैं। 2 3 6 7 1 बचा, 2 9 18, 3 एकम 3 3 3 9 और फिर 13 एकम 13 1 है। तो 1 हो गया हमारा, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 3 दूनी 6 हो जाएगा हमारा, फिर 13 हो जाएगा, फिर 13 दूनी 26 26 3 78 26 हो जाएगा, 13 3 39 हो जाएगा और 39 को दूना 78 हो जाएगा। तो हमारे अपवर्तक निकल आएंगे।